अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हम इंटरनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसी के ऊपर बात करेंगे और नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उसने भी आज मुख्तलिफ लीडर्स के साथ बैठ के डिस्कशन की है कि हमें बातचीत के ज़रिए मुफाहमत का माहौल जो है उसको कैसे पैदा करना है। तो हमारा जो पैनल हमारे साथ बैठेगा तो इसी इशू को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगाज़ में हमें आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं और दो बुनियादी इशूज़ हैं। एक तो दुनिया की बदलती हुई फ़िज़ा है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं और उसके प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आए हैं। तेल के ऊपर वो कहते हैं 30 से 50 मिलियन बैरल हम यहाँ लाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके रेवेन्यूज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। और ग्रीनलैंड उसके ऊपर कब्ज़े की खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं। अब यूरोपियंस को बताना पड़ेगा कि या तो अमेरिका के बूट पॉलिश करें या अपनी बका के लिए, सलामती के लिए वो कुछ स्टैंड लें जिसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। तो ग्रीनलैंड के ऊपर अगर अमेरिका कब्ज़ा कर लेता है तो वो जो नेटो वाला पूरा मॉडल है, उनका सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो भी धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। तो प्रोग्राम ख्वाजा आसिफ साहब से करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, सबसे पहला तो सवाल आज, क्योंकि ये मुफाहमत की और बातचीत के हवाले से नेशनल डायलॉग कमेटी भी बैठी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे आज मीडिया में मैंने वो मुज़ाकरात में जो है वो महमूद खां अशरफ साहब को और अल्लामा नासिर साहब को जो है ना उनके ज़रिए करना चाहते हैं। वो खुद जो है वो आगे नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बदयांती की शहादत है ना कि कल उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर हो। ख्वाजा साहब, फिर मुज़ाकरात पीटीआई के मुंतखब लोगों के साथ या महमूद अचकज़ई के साथ? नहीं जी, देखो अचकज़ई साहब जो है वो उनके साथ या नासर साहब के साथ जो है वो मुज़ाकरात जो है उस तरह तो रेलिवेंट नहीं होंगे ना पीटीआई के वजूद के साथ जो है वो उससे बदयांती की मैं फिर कहूँगा कि एक शहादत है कि वो कल डिसोन करना चाहे मुज़ाकरात को। अगर फ़र्ज़ करें ये दो मुअज़्ज़ज़ साहिबान जो हैं ये किसी बात पे एग्री करते थे तो कल कहेंगे जी कि हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हमने तो नहीं एग्री किया था, हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान की ये तारीख है कि वो कभी एक बंदे को ओन कर लेता है, दूसरे दिन उसको गाली देता है, तीसरे दिन फिर ओन कर लेता है। तो अब इस बैकड्रॉप में जो तारीखी एक बैकड्रॉप है, पस मंजर जो है, उसमें आप किस तरह इस तरह की टीम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या फैसला करती है वो तो हुकूमत करेगी। मेरा जाती ओपिनियन ये है कि जो भी डेलीगेशन मुज़ाकरात करे, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ। उसमें पीटीआई के लोग शामिल होने चाहिए, बल्कि जितनी भी पार्टीज हैं इस इत्तेहाद के अंदर उनकी ताकि उसकी ओनरशिप हो। इस तरह ओनरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। ख्वाजा साहब, लेकिन आप पीएमएलएन की सियासत से ही देख लें, 88 से 90 वाली जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब गिरी तो उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए कबूलियत थी, नवाज़ शरीफ के लिए नहीं थी। 12 अक्टूबर 99 को जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खुला था, नवाज़ शरीफ के लिए बंद हुआ था। अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ ने ही प्रवेल किया और यही सूरत हाल पीटीआई में है। पीटीआई में आपको इमरान से बात करनी पड़ेगी। देखिए ये बिल्कुल उन्हीं से तय करेंगे जो लोग हैं। हमारा कोई इस किस्म का एजेंडा नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट लीडरशिप जो है पीटीआई में पैदा की जाए और उससे बातचीत की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि माजी में इस किस्म के अटेम्प्ट्स हुए और नाकाम हुए क्योंकि उनका कोई असर नहीं होना था, उनकी उनमें वो कुव्वत या उनमें लेजिटिमेसी नहीं होनी थी। और अभी भी अगर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो उस कुव्वत या जो भी आप पसंद हो मुझे या ना हो उसमें वो पॉलिटिकल जो है ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। क्या माइनस इमरान हुकूमत के ऑप्शन में शामिल है या नहीं है? हमारे मेरे इल्म में कम कम नहीं है। मेरी मौजूद में कभी ये चीज डिस्कस भी नहीं हुई और मुझे इनडायरेक्टली भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मैं not 100% informed person in the government, लेकिन 60-70% इंफॉर्मेशन तो होती है मुझे। तो मेरी 60-70% की इंफॉर्मेशन में ये चीज़ शामिल नहीं है। ख्वाजा साहब, केपी में मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से एक तनाव है। ऑपरेशन होना चाहिए, वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि
मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए केपी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें और फिर आप मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें? बिल्कुल, आप जो बात जो पहले आपने कही है, मैं उसमें वो एक सियासी कुव्वत है वहां पे, और वो अगर ऑन बोर्ड आए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई सूरत हाल नहीं हो, इससे ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो गुरेज कर रहे हैं किसी भी हिस्सा बनने के, इससे इसकी जो एफर्ट जो है, ऑपरेशन का एफर्ट बनने के लिए उससे गुरेज कर रहे हैं। वो दोनों साइड्स खेल रहे हैं। वो जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो तो विकेट की दोनों साइडों पे खेल रहे हैं। वो दहशत गर्दों को भी नाराज नहीं करना चाहते, उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, या अपने आप को उनके साथ रखना चाहते हैं। और साथ जो है एक हुकूमत के जो मजे जो हैं, एक सियासी हुकूमत के मजे जो हैं, वो भी उठाना चाहते हैं। तो ये दो दो क्या कहते हैं, घोड़ों पे सवारी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो एक हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, हुकूमत कह लें, जो भी कह लें, पाक फौज कह लें, उसके साथ खड़े हों, एक सियासी अंसर है उस लेजिटिमेट मैं समझूंगा उस सूबे का, अगर वो फौज के साथ खड़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया जा सकता है, और उसका मकासद जो है जल्दी हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन मलिक साहब, आप सूरत हाल ये है कि वो गुरेज करते हैं शहीदों के घर में जाके फातिहा कहने के लिए भी, जो जो निशाना मानते हैं दहशत गर्दों का। वो जनाजों में शिरकत करने से गुरेज करते हैं, वो उनके साथ आइडेंटिफाई करने से अपना करने से गुरेज करते हैं। वो ये दोनों दो साइड्स की गेम नहीं चलेगी। ये उनके हक में भी है, पाकिस्तान के हक में भी है। मैं समझता हूँ उनके लॉन्ग टर्म उसके सियासी फायदे भी होंगे कि वो इस ऑपरेशन की हमायत करें, इस ऑपरेशन के साथ खड़े हों, पूरी ताकत जो है सूबाई हुकूमत की जो है वो ऑपरेशन को सपोर्ट करे। अगर वो नहीं करेंगे, ये तो इनएविटेबल है। पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। वो जिस तरह बाकी सूबे हैं, बिल्कुल उस तरह का हमारा वतन है, वो हमारे वतन का हिस्सा है। वो उसकी हिफाजत करना जो है वो तो जिम्मेदारी है पाक फौज की। पाक फौज ने उस चीज की जो है कसम उठाई हुई है, उसका हल्फ दिया हुआ है। तो दे प्रोटेक्ट दैट जो प्रोविंस जो है, वो प्रोविंस जो है पंजाब हो, खुदा न खास्ता फर्ज ख्वाजा करें साहब, लेकिन आपने दखलंदाजी। कहा कि ऑपरेशन इनएविटेबल है, तो मेरा यहाँ सवाल यह है कि अगर आपको वहाँ सूबाई हुकूमत से सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर क्या गवर्नर राज एक ऑप्शन है या नहीं है? हुकूमत की ऑप्शन में का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे माली का जो एक्सपीरियंस है गवर्नर रूल के और पार्टी बैन करने के, उसमें मलिक साहब उनका सियासी डिविडेंड्स कोई नहीं होते। एक टेम्पररी रिस्पाइट आपको मुयसर कर होती है, लेकिन उसके दूररस नताइज नहीं होते। मैं इसको इस चीज को जो है माइंड में इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो लेकिन मैं इसके इस्तेमाल के मुतालिक मुझे रिजर्वेशन। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा जो दुनिया की फ़िज़ा है उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। वेनेजुएला जो कुछ हुआ, और ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप के बयानात, और ईरान के लिए वो कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। तो अगर दोबारा हमारे ख़ित्ते में एक ऐसी सूरत हाल होती है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी पेशबंदी करनी चाहिए, अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, अपनी हिफाजत के लिए हमें क्या करना है। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ से कोई लीडरशिप दिखाई जाए और इंगेज किया जाए, लोगों को यकजा किया जाए? जी देखें, लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस किस्म के एडवेंचर्स जो हैं वो आलमी अमन के लिए खतरा है। इस तरह नहीं किया जा सकता जो है। अ, ये मेरा ख्याल है इस किस्म की इंटरवेंशन तो गजा में होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए। उसके उनके उधर के लोग भी जो हैं वो भी बैन अवी मुदाखलत के जो है को डिजर्व करते हैं, या उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको निजात दिलाई जाए इसराइल से, और उनको भी आज़ाद एक मुमलकत के अंदर फ़लस्तीन में रहने का हक मिले। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक ये इंटरनेशनल जो एक क्या कहते हैं आप, बिहेवियर का जो एक तर्ज अमल का जो एक स्टाइल है,
वो इस किस्म का रहे, सिलेक्टिव किस्म का रहे, तो ये ना उस मुल्क के लिए अच्छा होता है जो इस किस्म का सिलेक्टिव तर्ज अमल इख्तियार करे, और ना दुनिया के अमन के लिए अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एविडेंस जो वेनेजुएला में हुई है, उसी एविडेंस को इस्तेमाल करके, उसी मिसाल को इस्तेमाल करके फिर यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया जो है अपना हक जो है उसको लेजिटिमेट करार देगा। इसी तरह कल अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर जो है ये कब्जा कर ले, तो उसके ये प्रेसिडेंट जो है वहां पे कोर्ट की जा सकती है। अब देखे ना, आज आज जो आया है कि तेल जो है वहां से अमेरिकन जहाज जो है वो लेके जो है पता नहीं कितने मिलियन बैरल जो है वो लेके पहले अमेरिका आएगा, आया करेगा, और उसकी प्रोसीड्स जो है वो भी डिवाइड की जाएंगी। मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है अपने सेंटिमेंट्स जो है एक्सप्रेस करने के। ख्वाजा साहब, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तरीका तो ये होना चाहिए कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो इकट्ठे बैठें, अस्करी क़यादत को साथ बुलाएं, एक इंटरेक्टिव राउंड आप उसके ऊपर डिस्कशन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और वे फॉरवर्ड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक बाकायदा फर्म किस्म की ओपिनियन वहाँ से फॉर्म करें, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, और उसको लेकर आगे चलें। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जो है हमें अपने अपने सियासी मफादात से, या जो इंटरनल हमारे में मुखासमत है, उससे बालातर होके मुल्क के लिए करना चाहिए। बाद में लड़ लड़ बाद में लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कहीं भी गई उन्हें फिर लड़ाई कर लेंगे आपस में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस खत्े की सूरत हाल, जो बैन अवी सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के अंदर से जो है यूनिटी का जो है एक मैसेज जो है सारी दुनिया को जाना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी किसी भी सियासी सोच के मालिक हों, वो जहां तक पाकिस्तान का जो है मामला है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे दस्तगिरबा अदरवाइज हो रहे हों, लेकिन इस मामले के ऊपर वो दस्तगिरबा नहीं होंगे। वो शान से शाना मिला के किसी भी दुश्मनी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसका मुकाबला करेंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि तो इनिशिएटिव जो है वो केपी की हुकूमत को लेना चाहिए। केपी की हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के साथ, पाक फौज के साथ जो है, तालिबान जो दहशतगर्द जो हैं, जो टीपीपी जो है, उसके मुकाबले के लिए जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। इट विल सेंड ए वेरी गुड मैसेज टू एवरीवन, इवन विद इन पाकिस्तान उसका बड़ा अच्छा मैसेज आएगा, दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। आप देखें बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बड़ा इफेक्टिवली सिचुएशन का डील कर रहे हैं, उसके अच्छे नताइज भी निकल रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छे नताइज निकलेंगे। तो इसी तरह अगर सिचुएशन जो है केपी में ले करवट ले ले, तो मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा है बिल्कुल वही होगा, फिर बड़ी अच्छी बात हो। ख्वाजा साहब, गज़ा के ऊपर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ। गज़ा में इसराइली हमले जारी हैं। यमन में देखें तो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक तनाज़े वाली सूरत हाल पैदा हो गई। यूएई बाकायदा वहाँ सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोमाली लैंड के ऊपर इसराइल और यूएई की एक डिफरेंट पोजीशन है। ऐसे में हमें गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनने के मामले में, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, होल्ड बैक करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जो है एक रिलक्टेंस की पॉलिसी जो है, एक हतमी पॉलिसी इसमें डिक्लेयर नहीं की कि हमें गजा में फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसमें कोई आपको भी पता होगा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं मलिक साहब, ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो हुकूमत ने और तमाम जो हमारे दफाई इदारे हैं, हमारी अफवाज जो हैं, उनकी लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला करना है। मैं कमेंट करके किसी फैसले को प्रियम्प्ट नहीं करना चाहता, मेरा राय जरूर है इस सिलसिले में। मैं बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट करता हूँ फ़लस्तीनियों को। मेरा उनके साथ जो कमिटमेंट है, मोहब्बत जो है, का रिश्ता जो है वो आज का नहीं है, वो पिछले 55 साल का, 60 साल का। मैं बच्चा था जब से मेरा रिश्ता उन लोगों के साथ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। एक बैंक में, एक ब्रांच में बैठ के मेरे असिस्टेंट मैनेजर, मेरा मैनेजर फ़लस्तीनी जो है नाबलुस के रहे हुए हैं। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा बड़ा प्यार मोहब्बत का मेरी कमिटमेंट है। तो मेरे जज्बात जो हैं वो मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। हो सकता है वो मैं जब तक कोई फैसला नहीं होगा मैं कमेंट नहीं करूँ।
बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ हमारे साथ हैं। महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान, और शफी जान, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात KP गवर्नमेंट हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब, आज आपने डायलॉग प्रोसेस का आगाज़ किया, अच्छी बात है, सारों को मफाहमत के लिए ये डायलॉग करना चाहिए। आपको लगता है कि आपको PTI से और हुकूमत से, दोनों से बैक वक्त सपोर्ट मिलेगी? काफ़ी इशूज़ हैं जिस पे मफाहमत की ज़रूरत है, सिर्फ इमरान खान की रहाई इशू नहीं है, ये इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, KP में ऑपरेशन करने हैं मिलिट्री ने, उसके लिए राय अम्मा चाहिए, रीजनल सिचुएशन है सिक्योरिटी की, उसके ऊपर आपको मफाहमत चाहिए। तो क्या इन सारे इशूज़ पे मफाहमाना रवैया अपना सकते हैं हमारे सियासतदान या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तो दुआ होगी कि ये सियासतदान जो है हर चीज़ के ऊपर बैठ के, ठीक है ना, मुफाहमत करें और इन चीज इश्यूज को सॉल्व करें। उसकी वजह है कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है, एक्सटर्नल जो नज़र आ रहे हैं, जो हमारे पड़ोस ममालिक कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तो मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा कि देखें PTI जो है फ़ौज को फुली सपोर्ट करें। और देखें, जो इश्यूज हैं, जो अभी भी बात हो रही थी, अब मैं हमारी अभी मरवत साहब से भी बात हुई थी, इश्यूज को देखें बैठ के सेटल करना ही चाहिए। और हमेशा याद रहे, मैं सबको ये कहता हूं कि देखें, इश्यूज जो है टेबल पे बैठ के सॉल्व हो जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे थ्रू हो या हम तो अपने सिर्फ मौक़िफ़ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो ये भी कहना है कि देखें, डायरेक्ट जो है हुकूमत वक्त जो है PMLN से, हमने तो जरदारी साहब को भी मैसेज दिया, और इसको हम तो चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है या शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट जो है PTI में जो जेल में है, ठीक है ना, इमरान खान साहब, उनसे डायरेक्ट जाके बात करें। ये बाकी बाहर लोगों को छोड़ दें। मैं तो ये भी कहूँगा कि देखें, अगर मुज़ाकरात हैं उनको डायरेक्ट उनसे बात कर लें, इसमें क्या कबात है। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जो है सब में हमारे लिए अजीज है, हमारी फौज हमारे लिए अजीज है, ठीक है ना, और हमारे जो लोग हमारे लिए अजीज हैं। तो हम जो है इस वक्त जो है ये सारी इख्तलाफात को भूल के हम सब को जो है ना फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, और जो है पॉलिटिकल जो है चीज़ों को सेकेंडरी समझें। उसकी वजह यह है कि मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क नहीं होगा तो सियासत की। शफी जान, आपसे चाहूंगा कि इसके ऊपर रद्दमल मिल जाए। ख्वाजा आसिफ साहब का भी ख्याल है कि ऑपरेशन इनएविटेबल है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। महमूद मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग फ़ौज को सपोर्ट करें ताकि अंदर जो इंटरनल आपकी सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जा सके। आपका रद्दमल? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, तो हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो के यहाँ पे हम अमन की तरफ बढ़ें, तरक्की की तरफ बढ़ें, खुशहाली की तरफ बढ़ें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना चाहते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाएं। उस नेशनल पॉलिसी में सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लें, यहाँ के कबायली अमायदीन जो मशरान हैं उनको ऑन बोर्ड ले, एक TUR सेट करे और इस TUR के मुताबिक यहाँ पे कार्रवाई हो। आपने देखा होगा नदीम साहब कि 20 साल से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। क्या 20 साल से जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे दहशतगर्द क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब ये है कि जो ऑपरेशन या जो पॉलिसी अभी की है आपकी, वो नाकाम हो चुकी है, वो पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। क्या शफी जान, इसमें आपकी सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगी? क्योंकि ज़रब-ए-अज़ब वो पहला ऑपरेशन था जिससे मुझे लगा था कि बहुत एक इंतहाई हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमिटमेंट भी दिखाई गई, लोगों ने बहुत बोझ उठाया, डिस्प्लेस किया गया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड मिलियंस लोग थे जो अपने घर बार छोड़कर बाहर आए। उसके बाद एक स्टेज आई जिसमें बातचीत आप ही की हुकूमत के अंदर, PTI सेंटर में भी आपकी हुकूमत, सूबे में भी आपकी हुकूमत, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी उस प्रोसेस को सपोर्ट किया। जब लोगों को दोबारा आने का TTP के लोगों को मौका मिल गया, कुछ जेलों से बंद लोगों को रिहा किया गया, तो ये गलत काम किया गया, उसकी इस्लाह करने के लिए दोबारा हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। देखिए नदीम साहब, जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात है या जहाँ तक ज़रब-ए-अज़ब की बात है, तो वादे तो हमारे साथ भी निभाए नहीं गए। फेडरल हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि जो लोग डिस्प्लेस होंगे 17 अरब रुपए हर साल आपको दिए जाएंगे। पिछले 3 सालों में इन्होंने 1 रुपए हमें नहीं दिया।
पिछले 3 साल से जो बकाखेल पे डिस्प्लेस लोग बैठे हुए हैं उसको सूबाई हुकूमत देख रही है। हमारी जिम्मेदारी है, हम देखेंगे, हमारे लोग हैं, हमारा मैंडेट है, हमारी हुकूमत है, उन्हीं लोगों ने हमें वोट दिया है। लेकिन वादे तो इनकी तरफ से पूरे नहीं होते। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन होने जा रहा था, लोगों को वापस आने दिया गया, जी स्वात का बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हासिल किया गया था, वहां पर दोबारा उन दहशतगर्दों को वापस आ जाने देना या जेलों से बंद लोगों को रिहा कर देना, क्या ये अक्लमंदी थी? देखिए नदीम साहब, रीसेटलमेंट की जो बात आप कर रहे हैं वो तो जुलाई 2022 में शहबाज शरीफ के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी, वहां पे डिसाइड हुआ कि इन लोगों को यहाँ पे अमल दरामद नहीं, स्टार्ट आबी के दौर से हुआ। अब ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी कंटिन्यूएशन आप कहें कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने की। नहीं नदीम साहब, आपने स्टार्ट किया। नहीं नदीम साहब, एक मिनट, अंगेज हमने किया उन लोगों को, लेकिन जो फाइनल रिसेटलमेंट थी वो शहबाज शरीफ ने की। और जब हम यहाँ पे चीख रहे थे, तो फिर आप दोनों जिम्मेदार हो गए। आ रहे हैं, इन लोगों को रोका जाए, तब ये कहते थे कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। अब ये लोग जब बढ़ गए हैं, नंबर इनका बढ़ गया है, अब ये कहते हैं कि आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई थी, बैरिस्टर अकील साहब की तरफ आते हैं, उसमें पीटीआई से जब ये हमारे उस वक्त के जो अस्करी इदारों के सरबराह थे उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो सिर्फ 2 लोग थे। एक वो कादरी साहब जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे, नूरुल्लाह कादरी साहब, और एक मुराद सईद, जिन्होंने इस पॉलिसी को क्वेश्चन किया था कि दोबारा बसाने वाली पॉलिसी को। बाकी ये लोग सारे ठीक थे। इवन प्रेसिडेंशियल पार्डन दी गई थी कुछ लोगों को जेलों से छोड़ने के लिए। शिकस्त खोरदा पॉलिसी थी, नहीं अपनानी चाहिए थी। एब्सोल्युटली, इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और ये कंटिन्यू किया पीडीएम की हुकूमत में भी 2 या 3 महीने बाद, क्योंकि जब आपकी हुई मलिक साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में, उसके बाद फिर जुलाई की अगर बात करते हैं, एक तो वो मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन जो आम फहम में बात की जाती है कि उसकी कंटिन्यूएशन, और वो क्योंकि उस वक्त एक ट्रांजिशन पीरियड था, पीडीएम का जो दौर आया, और वो ऑब्वियसली कोalition गवर्नमेंट थी, कोई एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ब्रीफिंग मिली इंटेलिजेंस के हेड से, उस वक्त के इंटेलिजेंस के हेड से, जो ये पूरा प्रोसेस उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर लीड करता आया, और एक दफ़ा नहीं 2-3 साल से मुतवातिर तौर पे वो इस चीज़ का सपोर्ट करता आया, वो कहता आया। उसकी वीडियोस क्यों नहीं आप चलाते आज अपने प्रोग्राम में? आप चलाएं ना, कि वो तालिबान अपॉलोजिस्ट नहीं, आप चलाएं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, आप चलाएं, आवाम को दिखाएं। मेरे चैनल को अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मैं चला दूं। मैं आपको कहता हूं आपके चैनल को कुछ भी नहीं होने वाला। आप कम से कम हकीकत तो आवाम के सामने रखें। रखें हकीकत सामने। क्या इमरान खान तालिबान अपॉलोजिस्ट नहीं है? क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इन लोगों को जो है दे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी? क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आप लाके हम वापस इनको लाके बसाना चाहते हैं? बसाने का पूरा प्रोसेस, पार्डन का प्रोसेस, वो तमाम तर चीजें वो उसने की। हार्डेंड क्रिमिनल जो हैं, जेट ब्लैक क्रिमिनल टेररिस्ट लोग उसने आके दोबारा बसाए। तो ज़रब-ए-अस्ब और रद्दुल फसाद का जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह गेन किया था, उससे जो अमन कायम हुआ था, उसके ऊपर तो पानी फेर दिया ना। मतलब वो मुस्लिम खान और एक और शख्स था, उसके लिए प्रेसिडेंशियल पार्डन वो इस्तेमाल की गई ताकि उन लोगों को जेलों से छोड़ा जा सके। मेरे लिए हमारी पूरी रियासत की कुव्वत फैसला उस वक्त मेरे लिए समझ शफी जान साहब ने जब ये बात देखे ना एक्सेप्ट नहीं की कि टीटीपी को एक कलदम तंजीम है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द जमात है, कल भी एक शो में इन्होंने ये तस्लीम नहीं किया। इनकी पार्टी के लोग क्यों कासिर हैं इस चीज को? अगर ये टीटीपी को दहशतगर्द नहीं कहता शफी, नहीं कहता, पूछ लें शफी जान, आप टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम नहीं कहते? जो भी इस रियासत के खिलाफ है, जो भी इस रियासत के खिलाफ कार्रवाई करता है, जो भी इस रियासत के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो टीटीपी हो, टीटीपी से बाहर हो, सब दहशतगर्द हैं, जो भी रियासत के खिलाफ है। तो सर एक जुमले में आप सीधा ही कह दें कि टीटीपी दहशतगर्द जमात। तो मैंने कह दिया, जो भी इस रियासत के खिलाफ हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे टीटीपी के बाहर हो, चाहे टीटीपी से उनका ताल्लुक हो ना हो। सर आप इतना कंडीशनल क्यों करते हैं? आप बराह रास्त बोल रहे हैं कि टीटीपी दहशतगर्द है, आप सीधा बोल रहे हैं टीटीपी नहीं। आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर, नहीं देखिए, जो टीटीपी के साथ जो भी इस रियासत के खिलाफ बच्चों को वो मार रहे हैं, आपके वहां पे सिविलियंस को मार रहे हैं, आपके आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स को वो मार रहे हैं, दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं, वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहादतें नोश फरमा रहे हैं, बावजूद इसके कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया है, डेनमार्क ने कह दिया है, दुनिया पूरी कह रही है, टीटीए, टीटीपी, आईएसकेपी, एफएके, ये तमाम दहशतगर्द जमातें हैं। आप आज भी आपकी जमात
क्यों ये तालिबान अपॉलोजिस्ट मैंने तो कह दिया है, मैंने तो कह दिया है, जो भी इस रियासत के खिलाफ कार्रवाई करता है, जो भी इस रियासत के खिलाफ है, वो दहशतगर्द है। दो टोक अल्फाज में कहें कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, क्यों नहीं कहते? अभी ये दोहराए लफ्ज मेरे में आपसे 3 दफा सवाल कल भी पूछा गया, टीटीपी समेत बात थी, टीटीपी समेत जो भी इस रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस है वो दहशतगर्द है। इससे और क्या क्लियरली मैं कहूं। शुक्रिया। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस खबर जरा बड़ी करके चलाइए, बड़ी मुश्किल से ये हम अपने शफी जान साहब ने बयान दिया तो इसको दोबारा चलाइएगा बड़ा करके। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शफी जान, आपने एक स्टेटमेंट तो दे दी कि टीटीपी दहशतगर्द जमात है। अब बताइए, टीटीपी से दहशतगर्दों से निपटने के लिए फिर एक तरीकाकार होता है ना, ऑपरेशन करके, तो आपको टारगेटेड ऑपरेशन करके उन दहशतगर्दों का खात्मा करना पड़ता है, उसके लिए आपको सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए नदीम साहब, हमने कब कहा है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी हम सपोर्ट नहीं करेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में हो, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे हो, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठा जाए, हमारे जो कंसर्न है वो सुने जाए, एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी में TUR सेट किए जाए और उसी TUR के सामने रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जाए। इस तरह नहीं होगा कि ये 20 सालों से यहाँ पे लगी हुई है। कमेटी का एक मॉडल जो था, एपेक्स कमेटी का एक मॉडल अपनाया गया था, मेरे ख्याल में अभी भी वो बहुत अच्छा मॉडल है एपेक्स कमेटी का, जिसमें आप बैठेंगे साथ मिलिट्री के कोई कोर कमांडर हैं या DG हैं या आर्मी चीफ हैं, वो साथ बैठेंगे, आप बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ें सामने रखेंगे और वे फॉरवर्ड खुद से तय हो जाएगा। हम बैठने को भी तैयार है, हम चीज़ों को डिस्कस करने को भी तैयार है। नदीम साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नदीम साहब, हमने यहाँ पे एक अमन जिरगा कराया, उस अमन जिरगा में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कबायली मशरान को बुलाया गया, अमैदीन को बुलाया गया, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी, और पूरे जितना भी जिरगा था उसने एक फैसला किया कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन के कोई सूदमंद रिजल्ट्स नहीं सामने आ रहे, तो लिहाजा कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस उसको सपोर्ट नहीं करेगी, जिसमें नून भी शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। जब तमाम खैबर पख्तूनख्वा के लोग, तमाम पॉलिटिकल फोर्स एक साइड पे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के कोई सूदमंद रिजल्ट्स नहीं निकलते, यहां पे मुज़ाकरात किए जाए, बातचीत किए जाए, उसके बावजूद ये ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसल्लत करना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। बैरिस्टर अकील साहब मौजूद है, इनके पार्टी के लोगों के साइन मौजूद है, अपोजिशन लीडर इनके जमात का है, इबाद साहब के साइन मौजूद है, पीपल्स पार्टी के साइन मौजूद है। नदीम साहब, बात बड़ी सिंपल है, इनकी जमात के लिए इनसे ही राय ले लेते हैं, बताइए जी बैरिस्टर साहब। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब तमाम तर ये एमर्ज कर रहे हैं, जब मुज़ाकरात दोहा और इस्तांबुल में नहीं हुए थे। फॉर्मली मुज़ाकरात हुए और उसके अभी की बात है, अभी की बात है, 1 महीने पहले आपसे तो महीना डेढ़ पहले ही ये तमाम तर मामला वहीं पे हुआ, और ये उसके बाद अभी ये मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इस्तांबुल में भी हुए, दोहा, और उसके बाद देखें जो सालिस भी बीच में थे, उन्होंने भी कहा कि ये बार बार काबुल राब्ता करते थे, कहीं और राब्ता करते थे, इनकी आपस में ही तालमेल नहीं मिलता था। जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वहाँ पे, एक तो अफगान तालिबान रजीम है, वो तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उधर जो ये ग्रुप्स जिनकी पुष्टपनाही वो करते हैं, जिनको उनकी रजीम की पुष्टपनाही हासिल है, मलिक साहब, वहाँ पे आपस में ही उनका वो कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, और वो कुछ साइन करने से या एग्रीमेंट या किसी किस्म की गारंटी देने से साहब इसमें इफ्स एंड बट्स की जरूरत नहीं है। जो आके पाकिस्तानी सरजमीन पे हमारे बच्चों का खून भाई, वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हो, फौज के सिपाही हो, सिविलियन हो, या फौज के पुलिस के सिपाही हो, या फौज के सिपाही हो, वो सारे के सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले लोग हैं, आपको उनका एलिमिनेट करना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूं, लेकिन कह रहे हैं कि आप बातचीत करें, तो हमने देखें वी गेव पीस अनदर चांस, हमने वहां पे उनसे बातचीत की, एंगेज किया। ये कहते हैं कि बातचीत करें, क्या बातचीत करें उनसे, किस चीज की बातचीत करें, जब वो कोई चीज आपको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, वो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज हैं उनमें वो मुलविस है, उनको रोकने के लिए वो तैयार नहीं है, और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पे कहते हैं उनसे बातचीत की जाए। क्या बातचीत करें? शायद इसके अलावा
बातचीत उस स्टेज पे आप कर सकते हैं जब आप उनका पहले सर कुचलेंगे। अभी तो आपसे बातचीत नहीं करेंगे, अभी तो आपकी चौकियों पे हमला करके वो 5-7 सिपाही शहीद कर जाते हैं। आप दुरुस्त पहले आप उनकी ताकत तोड़ेंगे तो वो बात। लेकिन फिर ये बात इनको क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि सूबे की जो हुकूमत है या सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यादा जिम्मेदारी आयद है। और ये वहां पे क्या मुझे बताएं, क्या वहां पे CTD वाले या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, क्या इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं देती कि फलां जगह जो है, जिस तरह कराची में हुआ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली ना, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट जो फॉइल की, वो कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, बॉर्डर के भी चाहिए, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ काम करें, के अंदर CTD इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। और अगर काइनेटिक ऑपरेशन कहीं अगर इस्तेमाल करना है, आप जिस तरह आपने कहा कि सर को चलना है, उसके लिए हमें सूबे की, और ख्वाजा साहब ने भी यही बात की कि वो और इफेक्टिव होगी, जितनी भी हमारे एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। तो शफी जान आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नदीम साहब, जो बैरिस्टर साहब ने दोहा का जिक्र किया, बैरिस्टर साहब ने मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल का जिक्र किया और इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग हुई, लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम तर जो मुज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई, उसमें ना सूबाई हुकूमत को लूप में लिया गया, ना किसी सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों को बुलाया गया, ना हमारी बात सुनी गई। हमारी प्ली यही है कि आप कम से कम यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारा मैंडेट है, हमारी हुकूमत है, लोग हमारे हैं, हमारी बात तो सुनी जाए, हमारी राय तो शामिल की जाए। मसला सारा यहां पैदा होता है कि ये इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठ के फैसले कर देते हैं, वो हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। अच्छा, मौलवी साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। सर, मैं आपका एलामिया पढ़ रहा था, उसके अंदर 6 नंबर पर आपने कहा है कि शफाफ, आज़ाद और गैर जानबदार इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। ये आप 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मौजूदा हुकूमत आपकी बात नहीं सुनेगी ना, वो तो कहेंगे कि हम तो बैठे हैं, अभी इलेक्शन में आए हैं, फरवरी का इंतखाब जीता है। नहीं, हम तो उस पर जब भी इलेक्शन होगा उस वक्त की बात कर रहे हैं, जब भी इलेक्शन हो, ठीक है ना। ये तो हम तो नहीं कह रहे, बल्कि हम तो मेरे ख्याल से एक और प्रपोजिशन रखेंगे कि जो 5 साल का जो टर्म है, इसको हम कोशिश कर, हमारी अपनी सोच है कि इसको 3 साल होना चाहिए, ताकि देखें जो आवाम के जो भी चीजें हैं वो सामने आते हैं। 3 साल हो, वाइन, और 5 साल हम तो ये सोच रहे हैं। बाकी जो है हुकूमत में बैठे हैं वो लोग, और सब अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इस चीज को अग्री करते हैं तो दुनिया में 3-3 साल भी होता है, तो व्हाई नॉट 3 साल। 3 साल खैर बहुत शॉर्ट है, लेकिन 4 साल जरूर होना चाहिए। 5 साल पाकिस्तानी लोगों का तीन नहीं है, 4 हो, हमारे इदारे भी बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं और हमारे लोग भी बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं। तो 3 साल हुकूमत करें, चौथा साल इलेक्शनियरिंग शुरू हो जाए। आज तक कोई टर्म पूरा नहीं कर पाए। आप ये देखें ना, आज तक पूरे पाकिस्तान की आजादी से लेकर आज तक किसी वजीर आजम ने ट्रू तो इसलिए हम सोच रहे हैं उसको कम कर दें। इट्स अ गुड ऑप्शन कि देखिए सब असेंबली की मुद्दत 4 साल कर दी जाए। महमूद मौलवी साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे इंशाल्लाह। और दूसरा जो इनकी इस तजावीज़ हैं या इनका एलामिया है, मैं समझता हूँ इनकी एक अच्छी कोशिश है, काविश है, लेकिन उसके लिए तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। और हम ये इसीलिए बार बार कहते हैं कि डायलॉग जो है, मुज़ाकरात या बातचीत का जो बाब है वो खुला रहना चाहिए। उसमें सर फहरिस्त क्या होना चाहिए? मलिक साहब बात जो इन्होंने की वो बिल्कुल बात दुरुस्त बात है। इंतखाबी इस्लाहात ही वो आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, जहाँ से या कॉमन ग्राउंड है, जहाँ से आप आगाज़ करेंगे उस बातचीत का। फॉर्म 47 और RTS बिठाने का काम बंद कर देना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से भाई उसी हवाले से, क्योंकि बात तो इलेक्शन की है ना, 18 का इलेक्शन हो जिसमें हमें एतराज़ थे या अभी भी हैं, उसी के साथ 24 को ये कहते हैं कि इनके एतराज़ात हैं, तो बैठे ना। इंतखाबी इस्लाहात वो एक कॉमन एजेंडा है, कॉमन ग्राउंड है। कभी वोट डालने वालों से भी पूछना चाहिए, भैया वोट जिसको दिया था वही आया कि कोई और आ गया? नहीं, वो बिल्कुल पूछना चाहिए। और लोगों की अपनी एक तबीयत होती है, लोगों का अपना एक राइट है, उनका इख्तियार है कि वो किसको वोट दें, किसको ना दें। शफी जान, मेरे ख्याल में PTI को थोड़े मामलात के अंदर ना वो सियासत दिखानी चाहिए। सियासत वो आप पॉपुलर स्टेटमेंट्स तो देते हैं, लेकिन साथ सियासी तरीका ये होता है कि आप इंगेज करते हैं लोगों से, मफाहमाना रवैया अपनाते हैं। तो आपको इंगेज करना चाहिए मौजूदा हुकूमत से भी, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, इस्टेब्लिशमेंट से, तीनों से इंगेज करें, रास्ते खुद से खुलेंगे। देखिए मुज़ाकरात से तो नदीम साहब हमने कभी इनकार नहीं किया,
लेकिन जब भी हमारी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। देखिए मैं कई दिन से ये चीख रहा हूँ, कई दिनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे। कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने मेरी बात को सेकंड किया। अगर हम बातचीत की तरफ जाएंगे, हमने पहले भी 2-3 दफ़ा कोशिश की, बैरिस्टर गौहर साहब ने कोशिश की, हम चीज़ों को आगे लेके गए लेकिन डेडलॉक का शिकार हुई। इस बार हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारा तमाम तर फोकस स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ है। सोहेल आफरीदी उसको लीड कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात की तरफ या बातचीत की तरफ हम चलते हैं तो उसके कुछ बुनियादी नुकात हैं। हम गैर मशरूत तौर पर इनके साथ नहीं बैठना चाहते। सबसे पहले जो उसमें नुकता है वो 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, जो डाका मारा गया, उसकी वापसी भी बात होगी। या फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ अगर ये जाना चाहते हैं तो उस पर भी बात हो सकती है, नई ECP के अंडर। उसके साथ साथ इमरान खान साहब तक रिसाई हमारी मुमकिन बनाई जाए। जिस तरीके से उनको कट ऑफ किया गया है, सोलेशन में डाला हुआ है, ना अदालती हुक्म ये मानते हैं, ना कोई कानून मानते हैं। 8 फरवरी 2026 को क्या करेंगे? जो आपका असल नुकता तो यह स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को दी हुई है। हमने पंजाब में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। जुम्मे को हम सिंध जा रहे हैं, उसके बाद बलोचिस्तान जाएंगे। 8 फरवरी को तीनों सूबों खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही तैयार है। स्ट्रीट मूवमेंट की जो तहरीक है वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी और 8 फरवरी पर इस तहरीक की पीक होगी जो मौजूदा हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल होगा। क्या करेंगे उस दिन? आपने दोबारा कोई डी चौक आना है, क्या करना है? जलसे जुलूस करने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, क्या करना है 8 फरवरी को? नदीम साहब 4 से 5 ऑप्शन पे बात हो रही है पार्टी के अंदर। महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ भी कंसल्ट किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना हुई, या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना हुआ, या पिंडी की तरफ हुआ, या 26 नंबर पे बैठ के एहतजाज करना हुआ, या फैज़ाबाद बंद करना हुआ। काफ़ी सारे ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। जो भी फाइनल होगा सबके सामने होगा और उस पर अमल दरामद होगा। और इस बार की जो भी मज़ामत होगी या मुज़ाकरात होंगे, एक लाइन में सर इस पे रिएक्शन दे दें, प्रोग्राम एंड पे आ गया। बैरिस्टर सर देखिए, सबसे पहली तो बात है कि किसी भी गैर आइनी एहतजाज या जो गैर आइनी इकदामात उठा रहे हैं जिसके वाले से जिस तरह ना उठाए नहीं, अभी 8 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं सूबे की सरहदें बंद कर देंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे। दो बातें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि KP की सरहद हम बंद करेंगे। एक तो सबसे बड़ा इलीगल काम ये है, सबसे बड़ा गैर कानूनी काम ये है कि आप को किसने कहा? मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बंद करें। पूरे पाकिस्तान के साथ वो जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का वो हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान का। दूसरी बात इन्होंने कहा 26 नंबर चुंगी पे आएंगे, तो वो इस्लामाबाद का हिस्सा है, इस्लामाबाद का कानून है, संजानी जगह है। अगर एहतजाज करना है, जलसा करना है, आए संजानी में जो मंडी मवेशी है वहाँ पे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बैरिस्टर अकील साहब, शफी, महमूद मौलवी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।